So what we are learning, conservative forces are those forces which work done does not depends on the path followed by the particle. It only depends on the initial and final position of the particle, in which way it has goes from one point to another point. Does not matter, right? वो मैटर नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करता है, ठीक है। अब लाइक अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसा कि हमने कल क्लास में डिस्कस भी किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सारी चीजें, राइट, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, राइट। और कांस्टेंट फोर्स जितने भी होते हैं किसके अंदर आ जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेकेंड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये एग्जैक्टली उसका क्या है, उल्टा है, मतलब दोस फोर्सेस whose work done depends on the path followed by particle are called conservative forces, right? It also depends on the which on through which path the particle has gone from one point to another point. पार्टिकल जो किस पाथ से गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उस चीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट, ओके, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ओके। सो आफ्टर दैट विल लर्न, स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहली चीज ये आप समझ लो, वक्त अभी तक हमने क्या समझा, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वी कांट डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी कर देखो, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सो वी कैन डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज, चलो ठीक, इस चीज को हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते इसके कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, देन विल गेट राइट। सो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक रिलेशन हम लिखते हैं पोटेंशियल, लेट अस सपोज अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और हम स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डी यू से, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं इस तरीके से डी यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस व्हाट वी कैन राइट, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस टाइम डी डब्ल्यू सी। डी डब्ल्यू सी मीन्स स्मॉल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब इसको हम दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन डी डब्ल्यू सी, ठीक है। माइनस को इधर लेके आ जाओ तो आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा, यू विल गेट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। ये रिलेशन फाइनली हमें मिल जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ओके, चलो बढ़िया, राइट। अब देखिए
अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है, नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और एक चीज है जो पोटेंशियल एनर्जी भी कांट डिफाइन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हम चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम ये नहीं लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय conservative forces, ठीक है। So we cannot define uh, potential energy, we cannot define potential energy for a single particle or object, right? अब अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बातचीत करी जाए, ठीक है, if you talk about actual energy, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ क्या एनर्जी, ठीक है। इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या हो जाएगी, सिंपली जो एनर्जी की यूनिट होती है क्या, जूल, ठीक है। इसकी सिंपल यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर, जो वर्क डन की यूनिट होती है बेसिकली, राइट, जो वर्क डन की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या, बेसिकली वर्क डन या फिर वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म दैट सिस्टम, किसी भी सिस्टम को, सिस्टम मींस व्हाट, देयर शुड बी मोर देन वन, लाइक देयर शुड बी मोर देन वन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग्स, राइट, एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उस सिस्टम को फॉर्म करने में जो एनर्जी, जो वर्क लगता है, दैट इज बेसिकली नथिंग बट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिस्टम, उसमें वो स्टोर हो जाता है। जैसे लेट अस सपोज एक ब्लॉक है मास m का, ठीक है, ये अर्थ सरफेस पर रखा गया है, ये अर्थ सरफेस पर रखा गया है और इसको यहाँ से उठा के कुछ हाइट पे, मतलब कि यहाँ पे इसको ला दिए, मान लो कि h हाइट ऊपर उठा के ला दिए यहाँ पर, ठीक है। सो अब पूछा गया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, राइट। तो कैसे हम डिफाइन करें, अब हम चेंज इन तो डिफाइन कर सकते हैं चीज, बट हमें अगर इस पॉइंट पर डिफाइन करना होगा तो हमें कोई रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, उस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, विदाउट रेफरेंस लाइन वी कैन नॉट डिफाइन, राइट। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है उसको हम जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं, बट ऑलवेज ऐसा हो ये जरूरी नहीं, राइट। सो इफ वी टेक दिस अर्थ लेवल, अर्थ सरफेस एज पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल नहीं मतलब हम यहाँ पे बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। सो यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे आप लिखते हो, चलो देखो, अगर अगर इसको आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहोगे, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे mg फोर्स नीचे लग रहा है और जा ऊपर रहा है, ठीक है। इस तरीके से लिखो, u इनिशियल, सॉरी, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन कितना हो गया, mg इंटू माइनस, माइनस में मैं क्यों लिख रहा हूँ कि ये फोर्स नीचे लग रहा है, जा ऊपर रहा है, ठीक है। और इनिशियल मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, दिस इज इनिशियल वन एंड दिस इज फाइनल वन। सो इनिशियल क्या हमने माना, जीरो माना, तो फाइनल कितना हो गया, u फाइनल इज इक्वल टू माइनस mg h हो गया। सो u फाइनल मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, सिंपली mg h आ जाएगी, ठीक है। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h कितना हो गया, mgh हो गया, when we assume that at earth surface level that at earth surface level gravitational potential energy is zero, बिना उसके हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। और ऐसा कंपलसरी नहीं कि हमें अर्थ सरफेस पे ही जीरो लेना है, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों में हम अर्थ सरफेस पे लेते हैं, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हम हो सकता है अर्थ सरफेस के अलावा किसी और सरफेस पे भी जीरो ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपली हम डिफाइन करते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एक एक चीज और एग्जांपल, लेट अस सपोज देयर इज ए डिस्क, अगर एक डिस्क है ऐसे वर्टिकली ऐसा रखा गया, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। मान लो डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ट्राई टू फाइंड आउट इट, कोशिश करो इसको करने का। ओके सी, इसका ये सेंटर है और सेंटर ही क्या है इसका, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम अगेन मैंने क्या बोला था, हम किसी एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट का हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते, वी हैव टू टेक रेफरेंस, हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ केस में ये जो अर्थ सरफेस होता है इसको हम जीरो मान देते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ हम करते हैं, ये जो लेवल है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी लेवल क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जीरो मान लेते हैं तो ये इससे कितनी हाइट ऊपर है, आर हाइट ऊपर है, ठीक है। सो सिंपली अब एक चीज़ और ध्यान रखो आप, जिस लेवल को हम जीरो मानते हैं, ठीक है, जिस भी लेवल को, कोई भी लेवल हो सकती है, इसको अगर ऊपर हम जाएंगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो हम घटेगी। वो चीज़ खैर वर्क डन का जो रिलेशन हमने इलस्ट्रेशन किया उससे भी आप समझ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो अर्थ सरफेस है उसके जो सेंटर, अब एक चीज़ और है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे MgH, खैर यहाँ पे क्या था, जो ऑब्जेक्ट था उसका सेंटर ऑफ मास, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास उसी में है, तो साइजेबल ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपली MgH हम, बट अगर साइजेबल ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे जो H होगा, जो हाइट हम लेंगे दैट विल बी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, जो हाइट वेरिएशन होगा कहाँ से होगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस लेवल को हम जीरो मानते हैं तो कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH, H is what, height of center of mass of object from जीरो पोटेंशियल लेवल, ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है वहां से वो H हाइट है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली रेडियस r, तो क्या हो जाएगा mg r, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो हाइट है या जो वेरिएशन हम लेते हैं हाइट में, दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, राइट, हम उस सेंटर ऑफ मास से काम करते हैं। सिमिलरली अगर लेट अस सपोज कि एक रॉड है, एक ऐसे रॉड है, अगर ऐसे अर्थ सरफेस पे इसको वर्टिकली किसी तरीके से रखा गया, रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, ऐसा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर हो जाएगा, ठीक है, सेंटर, राइट, ये सेंटर हो गया। तो ये हाइट कितना है, दिस हाइट इज नथिंग बट l/2, ठीक है, कितना हाइट है, l/2 है। तो सिंपली इसका अगर ये जो अर्थ सरफेस, इसको पोटेंशियल एनर्जी लेवल अगर हम जीरो मानते हैं, ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी लेवल जीरो मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नथिंग बट mgl/2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, mgl/2, राइट। चलो बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास से हमें वो हाइट वेरिएशन देखना होता है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम एक चीज और देखते हैं, स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है आपने, स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग एनर्जी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली देखो, स्प्रिंग एनर्जी क्या है कि इस केस में पहली चीज, लेट अस सपोज अगर ये नेचुरल लेंथ है, मास m, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k है,
स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है एंड दिस इज नेचुरल लेंथ, ठीक है, ठीक है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। सो पहली चीज, अगर स्प्रिंग को हम कुछ स्ट्रेच कर देते हैं, देखो मान लेते हैं कि इसको मैं यहाँ बना रहा ऐसे, इसमें कुछ एक्स इलोंगेशन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा एंड इट्स वैल्यू विल बी के एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी के एक्स। तो स्प्रिंग क्या चाहता है, स्प्रिंग ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल शेप, बेसिकली अपने ओरिजिनल शेप में रहना चाहता है, ना वो इलैंगुएशन चाहता है ना वो कंप्रेशन चाहता है, इट्स ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल शेप। तो उसी तरीके से फोर्स लगाता है सो दैट अपने ओरिजिनल पोजीशन में, सो दैट इट हैड टेंडेंसी टू बी इन इट्स ओरिजिनल शेप में रहने की कोशिश करता है, ठीक है, राइट, ओके। सो अब स्प्रिंग अगर कोई एक्स इलोंगेशन या कंप्रेशन है तो हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, देखो सिंपली राइट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी is simply is equal to half k x square, ठीक है, where x may be compression or elongation, x may be either compression और elongation, दोनों चीजें हो सकती, ठीक है, जो x है वो कंप्रेशन भी हो सकता है और इलोंगेशन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर जो भी कंप्रेशन होगा इलोंगेशन होगा इस फॉर्म में स्टोर होती है, राइट, एज ए कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन जो भी तरीके से करना चाहें, राइट। एक रिलेशन और जो हमने डिफाइन किया था किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, उसको थोड़ा सा और हम इलस्ट्रेट कर सकते, किस तरीके से हमने क्या लिखा था, डी वी इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस एफ डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी यू इक्वल, ठीक है, एफ डी एक्स भी हम लिख सकते हैं। सो यहाँ से इसको हम रीअरेंज करना चाहें तो रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, राइट, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसको अगर जो फोर्स वेक्टर तीनों डायरेक्शन में है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव लाइक दिस, सी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये बेसिकली ये चीज़ हो जाएगा फोर्स, राइट। तो अगर हमें क्या निकाल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो अगर फोर्स ऐसे दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू होगा, सिंपली डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। तो ये रिलेशन इसका, खैर माइनस में जो भी होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लगा लेना, ठीक है, राइट। तो ये इस तरीके से रिलेशन को हम लिख सकते हैं अगर हमें फोर्स वेरिएबल दिया हो और हमें क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, किसी पॉइंट पे दिया हो अदर पॉइंट पे निकालना, तो इस तरीके से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो सिंपल दिया गया पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन दिया गया
this is x square plus 2y plus 3z, and you are asked to find force. आपसे क्या पूछा गया? फोर्स पूछा गया, ठीक है, आपसे फोर्स पूछा गया, फोर्स क्या है, ठीक है। ट्राई इट आउट, क्विकली आप ट्राई करो इसको। देखो, दिस इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला विच आई एक्सप्लेन। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, f is equal to minus time partial derivative with respect to x plus, sorry, this will be minus partial derivative with respect to, sorry, this is minus, not plus, with respect to y, sorry, this is I cap, this is j cap, this is k cap, ठीक है। So when we will do this, what we will get simply, this will be minus 2x I cap, एंड देखिए, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी टर्म क्या होंगे, एज ए कांस्टेंट, राइट, तो बाकी टर्म का जीरो हो जाएगा, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2 j कैप आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा, सिंपली 3 आ जाएगा, k, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस विल बी द फोर्स, इस तरीके से फोर्स हम निकाल सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का वर्क एनर्जी थ्योरम जो चैप्टर है हमारा, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का बेसिकली, उसको क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces is equal to change in kinetic, ये
कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस मतलब ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस व्हिच कैन एक्ट ऑन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट पे पार्टिकल पे जो जो फोर्सेस लग सकते हैं वो सारे फोर्सेस का वर्क डन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक सिंपल स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो, वर्क डन बाय सूडो फोर्स अगर है तो। ठीक है, तो इसके अलावा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, सूडो फोर्स होता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये सिंपल रिलेशन हमारा होता है। और सारे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कई जगह इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। आपको रिमेंबर ही नहीं करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, राइट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है सो दैट कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, राइट। ओके, सो लेट अस नाउ we do some problems based on the what we have learned। जो चीज़ हमने पढ़ा उससे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेस्ड भी रहेंगे और बाकी जो चीज़ें हमने पढ़ी उस पे बेस्ड रहेंगी। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सी द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? A 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height each. The work done in climbing. Basically इस तरीके से कुछ सिचुएशन होगा, like this। ठीक है, ऐसे स्टेयर्स हैं। ठीक है, इस पे एक आदमी कुछ लोड लेके चढ़ रहा है। ठीक है, सो टोटल जो मास है वो कितना होगा? टोटल मास अगर मैं लिखूंगा 50 + 20 दैट विल बी 70 kg। कितना हो गया? 70 kg हो गया। ठीक है, 70 kg लेके चढ़ रहा है, तो टोटल हाइट कितना चढ़ रहा है? 20 स्टेप्स है और एक स्टेप पर कितना हाइट है? 0.25। ठीक है, सो कितना आ जाएगा? इट विल बी, आई थिंक सो इट विल बी 5 मीटर, राइट। टोटल हाइट कितना चढ़ा रहे? 5 मीटर चढ़ा रहे। ठीक है, सो अब इस प्रोसेस में देखो आप,
ये जो अगर इसका बड़ी आप सिंपली अगर बनाओगे आप क्या mg फोर्स नीचे लग रहा है और ये जा रहा है ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ठीक है। सो एक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा और एक दूसरा क्या होगा जो एक मैंने लगा रहा है। और एक चीज और, दिस इज स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसका जो इनिशियल है, जो इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फाइनली ये क्या है, इसकी वेलोसिटी जीरो है फाइनल, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये स्लो प्रोसेस है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो अगेन हम क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सो ये क्या है बेसिकली, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये क्या है, जीरो है। सो ये क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय मैन इन द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय मैन, सो ये जीरो हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय मैन इन द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग विल बी इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट। और वर्क डन बाय ग्रेविटी सिंपली क्या हो जाएगा, देखो mg फोर्स नीचे लग रहा है और जा रहा है ऊपर, कितना हाइट ऊपर जा रहा है, 5 मीटर, mg फोर्स कितना लगा नीचे है, mg फोर्स कितना हो जाएगा, 70 × 10, और ऊपर जा रहा है 5, मतलब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क बाय ग्रेविटी सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स माइनस एम जी एच, एम टोटल है तो बेसिकली क्या आ जाएगा, प्लस एम जी एच आ जाएगा। तो एम कितना है, 70 के जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। खैर यहाँ पे जो आंसर आपको दिया है इसमें आपको जी की वैल्यू 9.8 लेनी पड़ेगी, ठीक। तो अप्रॉक्स वैल्यू है, खैर उससे भी आप अप्रॉक्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 इंटू 5, तो एक वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी लगभग इसके, एक्चुअली दिस इज ये जीरो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो 3430 के अप्रॉक्सीमेटली, 3430 के अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट। वर्क डन बाय दिस मैन बोल सकते हैं, आप वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग, ऐसा ही बोला जा सकता है। कौन वर्क डन, कौन फोर्स को लगा, मैन, ग्रेविटी जो है नीचे लगा रही है और मैन ऊपर लगा रहा है, ठीक है। ओके, I hope you got this solution. So let us move on the next one. Right. This is again a logical question है ये, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का।
Okay, see how we can solve this question. What is said? Work done by static friction on an object. Static friction means what? Friction when there is no relative motion between the point of contact, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये रुका हुआ है, ठीक है, इस पे क्या फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे। तो फ्रिक्शन फोर्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में क्या आपको दिख रहा है? ये जो मैंने सिंपल इलस्ट्रेशन बताया है, ये मान लो कि यहाँ पे रुका हुआ है, सो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या हो जाएगा? सिंपली जीरो हो जाएगा। तो मस्ट बी जीरो, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, नन ऑफ दीज, राइट। मस्ट बी नेगेटिव का मतलब ये है कि फोर्स जिधर लगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो होगा। लेट अस चेक, देख लेते हैं। एक सिंपल सा केस मैं आपको बताता हूँ, देखो। Let us suppose there is a truck like this and truck is accelerating with some acceleration, right? ये कुछ acceleration से accelerate कर रहा है and एक block इस पे पीछे रखा हुआ है like this, ठीक है, इस तरीके से block रखा है। So obvious, और यहाँ पे friction भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन भी है। ऑब्वियस बात है, एक सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, पीछे डायरेक्शन कितना एम है, यानी जो ब्लॉक है मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा। ऑब्वियस बात, इसमें फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, एंड फ्रिक्शन फोर्स बैलेंसेस दिस सूडो फोर्स। इस सूडो फोर्स को क्या कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है तभी तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, राइट। तो सूडो फोर्स को क्या कर रहा है? पीछे बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ट्रक के फ्रेम में देखो तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, बट हम ग्राउंड फ्रेम में देखें, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, इफ वी सी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो ग्राउंड फ्रेम से आप क्या दिखेगा? यू विल सी कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है और इन टाइम टी कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। अगर जीरो से स्टार्ट किया तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? एस इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेसिकली क्या आ जाएगा? इन टाइम टी डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू सिंपली हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपली हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या लिखना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, राइट, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या? वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम चीज़ों को लिखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये वर्क डन हमारा आएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एम ए होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? हाफ ए टी। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या? एक पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो जीरो हमने देख लिया, पॉजिटिव वैल्यू देख लिया। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स जिधर लगे उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ठीक है, अगर कुछ कंडीशंस के साथ रखा जाए तो हो सकता है, राइट। तो इसमें मे भी पॉजिटिव, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट। मस्ट भी नेगेटिव नहीं, ऐसा जरूर नेगेटिव ही होगा, ऐसा जरूर नहीं कि हमने जीरो भी देख लिया और पॉजिटिव भी देख लिया। मस्ट भी जीरो नहीं, ऐसा जरूर नहीं कि जीरो ही होगा केवल, ठीक है, देन आप ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। Okay, again this is the question. Try to solve this one. अच्छा क्वेश्चन है. So read this question. Try to solve.
Okay, see how you can solve this question. What is said, a particle of mass m slides a distance d down a plane inclined at theta to the horizontal. The work done by the normal direction r is. Okay. So first of all हम डायग्राम बना लेते हैं like this. This is theta, and this particle of mass m slides down like this, right? ऐसे ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इसका अगर एपीडी हम बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? This mg is acting downward like this, and if we resolve it, what we will get? See, अगर इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज थीटा, सो दिस साइड क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, एंड दिस साइड क्या आ जाएगा? mg sin थीटा, राइट। सो नॉर्मल एक्शन फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हमारा नॉर्मल एक्शन फोर्स है। मैं इसे भी बना देता हूँ, दिस विल बी normal action force basically perpendicular to this inclined plane, and this block will move like this along the incline, right? मतलब हम ये बोल सकते हैं displacement is along the incline, ठीक है। so हमें क्या पूछा? work done by normal reaction force, ठीक है। so work done by normal reaction force, normal reaction force क्या आ जाएगा? normal reaction force into displacement, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं n s cos of theta. What is theta? Theta is the angle between displacement vector and force vector, और यहाँ पे theta कितना है? 90 डिग्री है। cos 90 क्या हो जाएगा? 0, so work done क्या हो जाएगा? So in this case work done by the normal reaction force will be 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, okay, try this one. अच्छा question, let's read this question and try to solve.
Okay, see how you can solve this question. First of all, let's read the question. A cord is used to lower vertically a block of mass capital M at distance d at a constant downward acceleration of g by 4, then work done by the cord on the block is, right. So basically क्या बोल रहा है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है. कॉर्ड मीन्स व्हाट, एक टाइट स्ट्रिंग यू कैन एज्यूम, और ऐसा बोल सकते हैं एक कॉर्ड जो कि बहुत ही थिन है, उसका रेडियस नेग्लेजिबल है, एंड उसमें टेंशन डेवलप हो सकता है. ठीक है, मासे में कॉर्ड है, मान लेते हैं इस कॉर्ड में टेंशन टी डेवलप हुआ. ठीक है, तो वर्क डन बाय द कॉर्ड, वर्क डन बाय कॉर्ड मीन्स व्हाट, कॉर्ड मीन्स बेसिकली वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स. ये बेसिकली जो टेंशन फोर्स है, उस टेंशन फोर्स का वर्क डन बेसिकली क्या करना है, बताना है. ठीक है, सो क्या क्या चीजें दी गई हमें, कैपिटल एम डाउनवर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऐसे नीचे जा रहा है जी बाई 4 से, और डी डिस्टेंस नीचे गया तो हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट. अब इसका एफडी बनाएंगे तो एम जी फोर्स इसका, सॉरी एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, तो रिलेशन हम लिखेंगे क्या, हम रिलेशन लिख सकते हैं सिंपली, यू कैन राइट रिलेशन एज एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, राइट. सो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंशन वैल्यू भी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए. ठीक है, सो एम जी की वैल्यू एम जी माइनस एम ए की वैल्यू कितनी, जी बाई 4, तो जी बाई 4 आ जाएगा. सो टेंशन बेसिकली कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3/4 एम जी. कितना आ जाएगा, 3/4 एम जी आ जाएगा इस टेंशन की वैल्यू. ठीक है, ओके. सो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेंशन की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा. अब एक चीज और ध्यान दो आप, ये ब्लॉक अगर इसका एफडी बनाओगे तो टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और ये जा रहा है नीचे, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, राइट. सो वर्क डन बाय द कॉर्ड, और हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय दिस टेंशन, दोनों सेम चीजें हैं, विल बी इक्वल टू टेंशन फोर्स इनटू, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट. तो बेसिकली क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी, और डॉट प्रोडक्ट मतलब इसमें एंगल कितना है, ये ऊपर लग रहा है और जहाँ नीचे रहा, तो एंगल कितना, 180 cos 180 कितना होता है, -1 होता है. तो ये क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3/4 एम जी इंटू टी, और माइनस मैं लगा दे रहा हूँ क्योंकि माइनस होना जाएगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगी, 3/4 एम जी टी. दिस विल बी द, सॉरी माइनस टाइम, दिस विल बी द वर्क डन बाय द कॉर्ड, हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, taking the motion of the block downward by a distance d, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, और ओके, नाउ ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है.
Okay, see how you can solve this question. Basically, what is said here, यहाँ पे क्या बोला है देखिए कि चेन ऑफ मास है प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल लाइक दिस, ऐसे जिसका सम पार्ट कुछ पार्ट इस पे है और कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, एक मतलब लटका हुआ है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से।
लाइक दिस, ठीक है। सो क्या बोल रहा हूँ, स्मूथ टेबल विथ 1/nth ऑफ इट्स लेंथ एल हैंगिंग ओवर, मतलब ये जो पार्ट लटका हुआ है इसका लेंथ कितना है, l/n, और जो यहाँ पर है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, सिंपली l माइनस l/n हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पोर्शन ऑन द चेन बैक टू द सरफेस ऑफ द टेबल। एक्चुअली यहाँ पे क्या दोनों स्लो प्रोसेस है, दोनों स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है, स्लो प्रोसेस का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, ठीक है। सो व्हेन वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, व्हाट विल गेट सिंपली वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, क्या इसमें वर्क डन इन पुलिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्लो प्रोसेस है, राइट। सो इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, तो सिंपली क्या आ जाएगा, दिस विल बी जीरो। सो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो बेसिकली क्या होगा, ये जो ऊपर इस लेवल को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट पर होगा, मतलब कि यहाँ से हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, l/2n हो जाएगा, ठीक है, l/2n हाइट नीचे हो जाएगा, राइट। सो अब l/2n हाइट नीचे है, इसको ले जाने कितना वर्कडन ग्रेविटी को करना पड़ेगा, मतलब देखो ध्यान से, वर्कडन बाय ग्रेविटी सिंपली क्या आ जाएगा, इस पार्ट पे फोर्स लग रहा होगा नीचे और जा रहा होगा ऊपर, तो निगेटिव आएगा वर्कडन बाय ग्रेविटी, मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सिक्स और मास देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस टाइम m डैश g h, ठीक है। तो m डैश भी हमें निकालना है, मतलब मास ऑफ दिस हैंगिंग पोर्शन, ठीक है। तो उसको हम निकाल लेते हैं, l लेंथ का मास m है, तो l बाई n लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाई l इंटू l बाई n, राइट। सो l कैंसिल में कितना आ जाएगा, m बाई n आ जाएगा, इसका मास m आ गया, तो सिंपली इसको पुट कर दो, कितना आ जाएगा, सिंपली m डैश जी एच, तो m डैश कितना आ गया, m बाई n जी एच, हाइट कितना था ये, सेंटर ऑफ मास से हम लेंगे तो l/2n आ जाएगा, l/2n, तो ये कितना आ जाएगा, m g l by 2n square, this will be the our answer, work done by the external agent in the process, mgl by 2n square, means option 2 will be the correct one, right। So basically इसमें concept ये था कि हमें सेंटर ऑफ मास से हाइट को काउंट करना था, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हमें इसको इजीली सॉल्व कर लेना था, ठीक है। ओके, आई होप यू गेट दिस सॉल्यूशन। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन, या ट्राई दिस वन, इजी क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस वन।
Okay, so a body moves a distance 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton. If work done is 25 joule, the angle which he which the force makes with direction of motion of the body. ठीक है, लेट अस सपोज ऐसे कोई बॉडी है, मूव कर, फोर्स कैसे लग रहा है पता नहीं, फोर्स थीटा मान लो, ये फोर्स लग रहा है, बॉडी का मूवमेंट ऐसे हो रहा है तो थीटा एंगल लग रहा है. सो हाउ यू कैन डिफाइन वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या फिर हम क्या लिख सकते हैं सिंपली एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, सो वैल्यूज हमें सारी दी हुई, वर्क डन की वैल्यू कितनी है, वर्क डन इज 25, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर इनटू कॉस थीटा. सो cos theta कितना आ जाएगा, when you solve you will get cos theta is equal to 1/2. This implies theta will be what, theta will be 60 degree. इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ ट्राई दिस वन, read the question and try to solve it. Okay, see, particle traveling in a horizontal straight line has an acceleration of this, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास में. ठीक है, सो हमें क्या बताना, पॉसिबिलिटीज बताना, लाइक दिस, ऐसा कुछ सिचुएशन मान सकते हैं, पार्टिकल या ब्लॉक है, मास m का, इसके पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, v क्या हो जाए, v इज इक्वल टू, अगर इनिशियली इस 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 प्लस 80 मींस टाइम के साथ वेलोसिटी विल इंक्रीज, टाइम जैसे इंक्रीज होगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी. ठीक है, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, या चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं. ठीक है, तो कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन से हमें आंसर देना है. तो पहला आंसर क्या, इस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. इसकी क्या, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रही है, वेरी कर रही है. तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया, राइट. द पार्टिकल इज डूइंग वर्क, पार्टिकल कहाँ वर्क कर रहा है, पार्टिकल पे वर्क किया जा रहा है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जो इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. ठीक है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट. हम क्लियरली देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल चेंज नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. वर्क इज बीइंग डन ऑन द पार्टिकल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. कोई एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन 2 है, जो मास होगा, मास इनटू उतना फोर्स कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है. सो करेक्ट आंसर विल बी द डी वन. ठीक है,
ओके, नाउ ट्राई दिस वन। अच्छा क्वेश्चन ये। Okay, how we can solve this question? See, graph shows the acceleration of a 3 kg particle as an applied force moves it from rest along x-axis. The total work done by the force on the particle by the time the particle reaches x is equal to 6 मीटर is equal to, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल से एक्स इक्वल टू 6, राइट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वर्क डन कितना, और हमें क्या एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स का कर दिया हुआ है। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, ठीक है। सो इंटीग्रल एफ डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन यहाँ पे वेरी करा, मास तो खैर उस पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, एफ डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से देखो, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एक्सीलरेशन, तो इसको मास कांस्टेंट ए डी एक्स, ठीक है। और ए डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली मास इनटू दिस इज एरिया अंडर ए एक्स का, जो ए एक्स कर दिया उसके अंडर क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। सो एरिया अंडर ए एक्स का, ठीक है। तो सिंपली इसको डायरेक्टली निकाल के कर लेते हैं, ठीक है। मास 3 kg ऑलरेडी दिया हुआ, एरिया इसका कितना हो जाएगा देखो, राइट। एरिया ट्रायंगल का अलग से निकाला तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इज 2 हाइट इज 4 प्लस ये क्या है हमारा रेक्टेंगल बेसिकली बनेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा 4 इंटू 4, ठीक है। सो 3 इंटू 4 प्लस 4
60 में कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 60 जूल, राइट। सो वर्क डन by the force on moving particle from x is equal to 0 to x is equal to 6 will be 60 joule, right? Okay, okay, let us try this last one. Just read the question and try to solve it. Okay, see how we can solve this question. A particle moves under the effect of force F is equal to kx square from x is equal to 0 to x is equal to work done by force. So work done is equal to simply fx dx, right? So what is F is k x square dx, limit will be x is equal to 0, x is equal to 4. So when we solve, what will get k x cube by 3, right? Limit 0 to 4, and when we put the value, what we will get will be k into this will be 64 by 3, right? This means 64 by 3 k. C will be the correct one, right? So this is the easy one, right? So in this way we can solve this type of questions, right? So हमने जो basic theory part है of this work energy chapter हमने almost done कर लिया है, and the rest remaining is like practice a lot of questions of different variety, right? अब different variety के जितने questions आप practice कर सकते हो practice करो, right? And next lecture we will start, most probably we will discuss some questions, and along with that we may start with some new concepts of, I think after work energy we can start circular motion also, right? We will start circular motion also, right? Okay, thank you so much. You are now muted.